गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका परवीन यादव ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी प्रोबेबिलिटी पे 12th सीबीएसई पैटर्न बेस पे, तो उसमें मैंने आप लोगों के जो टॉपिक्स क्लियर किए थे वो थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम पढ़ चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ चुके, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। और लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिफाइन किया था अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर आपके पास आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, उनमें से एटलीस्ट कोई भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, उसमें एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। उस बेस पे मैंने 2-4 क्वेश्चंस भी उस पर लगवाए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। मींस आपके पास अब तक हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े थे कि वो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड थे, वो इंडिपेंडेंट क्या होंगे वो हमने पढ़ चुके। अब जो हम पढ़ेंगे वो है इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। मींस आपके पास 2 एक्सपेरिमेंट है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखो गिवन है 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट आर said to be independent if for every pair of event A and B associated with first and second experiment। means independent experiment में क्या है कि हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है, दोनों अलग अलग हैं। means दोनों अलग अलग मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हमारे पास 2। एक एक्सपेरिमेंट के विद रिस्पेक्ट हमने इवेंट ए डिफाइन कर रखा है, दूसरे एक्सपेरिमेंट के विद रिस्पेक्ट हमने इवेंट बी। तो कहने का मीनिंग क्या कि इवेंट ए की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा, वो एक्सपेरिमेंट पहले मान लो कि मैंने ए इवेंट एक्सपेरिमेंट 1 के विद रिस्पेक्ट डिफाइन कर रखा है और बी इवेंट एक्सपेरिमेंट 2 के विद रिस्पेक्ट डिफाइन कर रखा है। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो एक्सपेरिमेंट ए के 1 के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करूंगा, उसमें 2 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बी की मैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन करूंगा तो एक्सपेरिमेंट 2 के विद रिस्पेक्ट ही डिफाइन की जाएगी, उसको एक्सपेरिमेंट 1 के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग हो रहे हैं वो। ठीक है, तो उसमें मैंने यहाँ पे देखो कि पेयर ऑफ इवेंट ए एंड बी एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, एक के विद रिस्पेक्ट हमने एक एक्सपेरिमेंट में इवेंट ए डिफाइन किया, दूसरे के विद रिस्पेक्ट इवेंट बी डिफाइन किया। अब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में क्या बोला जाता है कि अगर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर मैं काउंट करता हूं कि दोनों के दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, मीन्स इवेंट ए जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट आपने डिफाइन कर रखा है, इवेंट बी जो एक्सपेरिमेंट सेकंड के विद रिस्पेक्ट डिफाइन कर रखा है, दोनों के दोनों इवेंट्स की साइमल्टेनियसली अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूं मैं, साइमल्टेनियसली अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूं, तो आपको क्या करना होगा कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पी ऑफ बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट सेकंड, और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, मींस उनका प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो ये कैसे डिफाइन होगा, प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट। तो 2 इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करना है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 2 है या 1 है। मान लो कि किसी क्वेश्चन में जैसे कि अब तक हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं कि हमारे पास एक बैग है या हमने एक कैंडिडेट ने पेयर ऑफ डाइस उछाले, इस टाइप के क्वेश्चंस। बट इस टाइम जैसे हमारे पास 2 बैग होंगे, मान लो कि 2 बैग हैं, एक में 3 रेड 5 ब्लैक, सेकंड बैग में 4 रेड 3 ब्लैक, इस टाइप से हैं दोनों। एक अब प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसके विद रिस्पेक्ट, कोई फर्स्ट ड्रॉ में भाई व्हाइट निकलनी चाहिए, सेकंड ड्रॉ में सेकंड बैग से अगर मैं निकालूँ तो ब्लैक निकलनी चाहिए, इस टाइप से इवेंट अलग अलग उनके डिफाइन किए, उनको एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पास कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उनमें इवेंट ए और बी आप डिफाइन करोगे तो उनका साइमल्टेनियसली अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी कैसे आप फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं डिफाइन करता हूं। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट बेस पे क्वेश्चन है। तो देखो, the probability of A, B, C solving a problem are 1/3, 2/7, 3/8 respectively। मीन्स कोई भी 3 कैंडिडेट हैं A, B, C, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो इंडिपेंडेंटली उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, 2/7, 3/8 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक तरह से 3 यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। अब इसमें बोला है कि इफ़ ऑल
ऑफ 3 ट्राई टू सोल्व, तीनों के तीनों सोल्व मतलब ट्राई करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की, द प्रॉब्लम ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, मीन्स साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व इट, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कि एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग क्या है कि एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, याद करो, जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ लिखा हुआ था, तो उसमें कम से कम एक से ज्यादा अगर प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, एक से दो से ज्यादा अगर प्रॉब्लम सोल्व करता है कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व इट, मींस उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली एक ही सोल्व करेगा। तो यहाँ पे तीन कैंडिडेट है ए बी सी, अगर ए अगर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है तो बी उसको नहीं करेगा और सी नहीं करेगा। अगर बी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है तो ए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा और सी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। एक तरह से अगर सी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है मतलब सोल्व हो गई सी से, तो ए से सोल्व नहीं होगी और बी से सोल्व नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं इवेंट कंसीडर करता हूं। तो इवेंट हम क्या कंसीडर करते हैं, तो देखो मैं इवेंट कंसीडर करता हूं कि लेट S1 S2 S3 बी द इवेंट्स दैट द प्रॉब्लम विल सोल्व बाय ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो लेट S1 S2 S3 be the events S1 S2 S3 be the events that the problem will be solved by A B C respectively, means तीन रैंडम एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, अगर A प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू 1/3। अगर A प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार, वो आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S, जो आएगा 1 माइनस 1/3 और वो कैलकुलेट होके आ जाएगी 2/3। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, बी अगर उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने S2 से रिप्रेजेंट किया है, वो प्रोबेबिलिटी दे रखी 2/7। अगर बी उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार, वो आएगा 1 माइनस 2/7 और कैलकुलेट होने के बाद आएगा ये 5/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, अगर सी उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 3/8। और अगर सी उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो उसको हम बोल लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार 1 माइनस 3/8 और ये आएगा 5/8। ठीक है, तो हमने पहले इवेंट कंसीडर कर लिया कि ए प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसको हम इवेंट S1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बी अगर प्रॉब्लम को सोल्व करता है उसको S2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सी अगर प्रॉब्लम सोल्व करता है तो उसको S3 से रिप्रेजेंट करेंगे। उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी। अगर ए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो उसको हम लिखेंगे S1 बार, अगर बी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो उसको हम S2 बार से रिप्रेजेंट करेंगे और सी अगर प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो उसको S3 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ये बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, और हमें उनके साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी, साइमल्टेनियसली अगर वो तीनों के तीनों प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और उनमें से एग्जैक्टली वन प्रॉब्लम को क्या करेगा, सोल्व करेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, अगर ए बी सी तीन कैंडिडेट है उनमें से एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो कितने वे से प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, एग्जैक्टली वन ऑफ A, B, C can solve the problem in following way। कौन कौन से वे हमारे वो देखो, ए अगर प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो बी नहीं करेगा और सी प्रॉब्लम को, मतलब ए की अगर प्रॉब्लम सोल्व होती है, ए अगर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है तो उस टाइम बी सोल्व नहीं कर पाएगा और सी भी उस टाइम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा। सिमिलरली सेकंड तरीका क्या है कि अगर ए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है और सी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है तो बी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ए और बी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो सी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। तो ये कितने तरीके हुए, तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला फर्स्ट वे, ए सोल्व, B and C do not solve।
और इसको मैं इट कैन बी रिप्रेजेंट बाई, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, वी डिनोट दिस इवेंट, या ऐसे बोल सकते हैं कि इस इवेंट को हम कंसिडर करेंगे E1 से, मीन्स ये हमने E1 इवेंट से कंसिडर कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे वी डिनोट दिस इवेंट बाई, वी डिनोट दिस इवेंट बाई E1। सिमिलरली अब सेकंड केस क्या हो सकता है, बी सोल्व करेगा प्रॉब्लम को और ए एंड सी डू नॉट सोल्व, और इसको हम वी डिनोट दिस इवेंट बाई E2। थर्ड क्या हो सकता है हमारा, सी सोल्व करेगा प्रॉब्लम को और बी एंड सी उस प्रॉब्लम को नहीं सोल्व करेंगे, तो इस इवेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे E3 से। अब बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व इट साइमल्टेनियसली, अगर कैसे करेगा कि ये बोला है कि इफ ऑल द थ्री ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, तीनों के तीनों एक साथ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो उनमें से एग्जैक्टली एक इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टू फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली one of them will solve the problem, और इसको हम किससे, one of them या the probability problem will be solved exactly one of them, या probability that exactly one of them will solve the problem, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे probability of E1 और E2 और E3। ओके, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 और E3, मींस इनके साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी। इसको हम फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों इवेंट जो है वो तीनों के तीनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस E1 जो इवेंट है उसके जो सैंपल पॉइंट आएंगे, सोचो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या था, E2 जो इवेंट है उसके जो सैंपल पॉइंट आएंगे E3 वो तीनों के तीनों आपस में कॉमन नहीं है, क्योंकि E1 इवेंट में A सोल्व कर रहा है, B और C सोल्व नहीं कर रहा है, इसमें B सोल्व कर रहा है, A और C सोल्व नहीं कर रहा है, C सोल्व कर रहा है, B एंड C सोल्व नहीं कर रहा है, तो तीनों इवेंट के आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो तीनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ साइमल्टेनियसली अकर करेंगे, तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 और E3, जिसको हम इस टाइप से लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मीनिंग क्या है कि भाई A सोल्व कर रहा है, B और C सोल्व नहीं कर रहा, और वो तीनों साइमल्टेनियसली क्या है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मीनिंग क्या है कि भाई S1 S2 बार S3 बार। इसका मीनिंग क्या है कि S1 का मीनिंग क्या है कि A इवेंट जो A है वो उस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है, जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है उसको A सोल्व कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 से रिप्रेजेंट किया, तो A सोल्व कर रहा है, B सोल्व नहीं कर रहा और C सोल्व नहीं कर रहा है, प्लस E2 इवेंट में क्या था कि A सोल्व नहीं कर रहा S1 और B सोल्व कर रहा है और C सोल्व नहीं कर रहा, ठीक है। E3 इवेंट में क्या गिवन था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A सोल्व नहीं कर रहा, B सोल्व नहीं कर रहा और C सोल्व कर रहा है, ठीक है। अब तीनों के तीनों इवेंट जो है S1 S2 S3 तीनों के तीनों इवेंट जो हैं, ये तीनों के तीनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट भी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 S2 S3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 S2 S3 बार को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार S2 बार S3 बार, क्योंकि देखो ये जो हमने इस टाइप से लिखा था, ये लिखा था कि भाई E1 E2 क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और S1 S2 S3 ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। ये क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 आपके पास गिवन है,
पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार आपके पास गिवन है, पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार आपके पास गिवन है, पुट कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों की। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार आपको पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार, S2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार पता है आपको। S1 बार की प्रोबेबिलिटी पता है, S2 बार की प्रोबेबिलिटी पता है और S3 की प्रोबेबिलिटी पता है। तीनों वैल्यू जो हमें रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, हम पुट करेंगे और सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका जो आंसर आएगा, देखो आप कैलकुलेट खुद कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर पुट करने के बाद इसका आंसर आई थिंक 25/36 के समथिंग इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 25/36 नहीं, 25/56 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इसमें हमारे पास 3 कैंडिडेट थे जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे। उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट S1, S2, S3 से डिफाइन किया और उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में। हमने फिर उनकी वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन की S1 बार, S2 बार, S3 बार से। एक्जेक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। कितने तरीकों से कर सकता है, ये 3 तरीके थे। तीनों तरीकों को हमने अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व इट, तो हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो ये था इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और करते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक्स एंड सेकंड बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो देखो इस टाइम हमारे पास 2 बैग हैं, तो मींस 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दोनों के दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, 2 रैंडम। ठीक है, मींस एक बैग में आपके पास 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, सेकंड बैग के अंदर आपके पास 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हर बैग से एक बॉल ड्रॉ की जाती है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। तो एंड वर्ड इंपॉर्टेंट, मींस 2 बॉल साइमल्टेनियसली अगर की जाएंगी, एक बॉल पहले बैग से होगी, दूसरी बॉल सेकंड बैग से होगी। ठीक है, तो ये है इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट का केस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बैग है, दोनों बैग से बॉल कैसे किस तरीके से निकल सकती है, उनको हम अलग अलग इवेंट कंसिडर करेंगे और फिर लास्ट में हम एक रेड बॉल निकलनी चाहिए और साथ में दूसरी क्या निकलनी चाहिए, एंड दूसरी ब्लैक बॉल, उनको एक साथ साइमल्टेनियसली अगर कैसे होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इवेंट कंसीडर कर लेता हूं कि भाई हमारे पास 2 बैग हैं और दोनों में से एक एक बॉल निकाली जाती है। तो पहले बैग में रेड और ब्लैक बॉल है, तो पहले बैग में रेड भी निकल सकती है और ब्लैक भी निकल सकती है। सिमिलरली सेकंड बैग है, उसमें भी रेड और ब्लैक है, तो सेकंड बैग से बॉल रेड भी निकल सकती है और ब्लैक भी निकल सकती है। तो उनको हम इवेंट से कंसीडर करते हैं। तो देखो हम इवेंट कंसीडर कर रहे हैं कि लेट R1 बी द इवेंट ड्रॉविंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। मैंने कंसीडर किया R1 बी इवेंट ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, कि भाई मान लिया कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलती है तो उसको हमें इवेंट R1 से कंसीडर करेंगे। R2 बी द इवेंट ड्रॉविंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। अगर सेकंड बैग से मैं रेड बॉल निकालता हूं तो उसको मैं इवेंट R2 से कंसीडर करता हूं। ठीक है, सेकंड ब्लैक B1 बी द इवेंट ड्रॉइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अगर मैं पहले बैग से ब्लैक निकलती है तो उसको मैं B1 इवेंट से कंसीडर करता हूं। B2 बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल्स फ्रॉम सेकंड बैग। अगर सेकंड बैग से ब्लैक बॉल निकलती है तो उसको इवेंट B2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो अब इनकी पहले प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट बैग में कितनी बॉल है, टोटल 3 + 5 8 बॉल है। हमारे पास सेकंड बैग में कितनी बॉल है, टोटल 6 + 4 10 बॉल है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं R1 की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 का मीनिंग है कि पहले बैग में से रेड बॉल आपकी निकलनी चाहिए। तो रेड बॉल कैसे निकलेगी, रेड बॉल टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए 3 और डिवाइडेड बाई 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 की अगर मैं बात करता हूं तो उसका मीनिंग क्या है, सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालनी है। तो सेकंड बैग में टोटल बॉल 10 है, रेड कितनी है 6, तो ये आ जाएगा 6/10, तो ये आ जाएगा 3/5। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए। फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल कितनी है 5
डिवाइडेड बाई 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की अगर मैं बात करूँ तो कि जो बॉल निकले वो सेकंड बैग से निकले बट ब्लैक निकले, तो सेकंड बैग में ब्लैक कितनी है 4, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 10, 4/10 और ये आ जाएगा 2/5। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि एक रेड बॉल निकलनी चाहिए और एक ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए। तो एक रेड बॉल निकले बैग में, दो बैग हमारे पास, एक हर बैग में से एक एक बॉल निकलनी है, तो एक रेड बॉल निकले और एक ब्लैक बॉल निकले। किस तरीके से निकलेगी, तो उसके दो डिफरेंट वे है। कैसे कि भाई मान लो कि पहले बैग से रेड निकले तो दूसरे बैग से क्या निकले हमारे पास ब्लैक, एक तो ये वे हो गया। सेकेंड वे क्या है कि पहले से ब्लैक निकले और दूसरे से रेड निकले। तो देयर आर 2 वे, हमारे पास कितने वे हैं, 2 वे हैं of drawing one red and one black ball. तो there are 2 way of drawing one red and one black ball. कैसे, पहला वे क्या है, पहला वे क्या है कि रेड निकले फर्स्ट बैग से और ब्लैक निकले सेकंड बैग से। रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड ब्लैक फ्रॉम सेकंड बैग, और वी डिनोट दिस इवेंट बाय E1। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, वी डिनोट दिस बाय इवेंट E1, इसको मैं इवेंट E1 से कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, ओके। सेकंड केस क्या है कि मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड रेड फ्रॉम सेकंड बैग, और इसको हम डिनोट करेंगे इवेंट E2 से। ओके, कि भाई पहले बैग में से स्टार्टिंग में क्या, पहले बैग में से रेड निकला है, दूसरे में से ब्लैक। ठीक, हमारा काम हो गया क्योंकि हमें एक रेड और एक ब्लैक निकालनी है हम, बट हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहले बैग में से ब्लैक निकले और दूसरे में से रेड निकले, उसको हम इवेंट E2 से कंसिडर करेंगे। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं लास्ट में जो हमारा हमने क्वेश्चन में जो हमें बोला है कि क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग वन रेड एंड अदर ब्लैक, probability of drawing one red and other black ball, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। इसको किससे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, और ये दोनों के दोनों केस के हैं आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 में क्या है कि पहले बैग से रेड निकले दूसरे बैग से ब्लैक, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पहले बैग से रेड निकलने को हम R1 लिखेंगे, और सेकंड बैग से ब्लैक निकले उसको हम लिखेंगे B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मीनिंग क्या है कि ब्लैक निकले सेकंड से ब्लैक निकले उसको हम B2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट बैग से ब्लैक निकले, फर्स्ट बैग से ब्लैक निकले उसको B1 से रिप्रेजेंट किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, और सेकंड बैग से क्या निकले E2 में, सेकंड बैग से क्या निकले रेड, सेकंड बैग से रेड निकले उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो जाएगा R2। अब ये दोनों इवेंट आपस में क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। सारी प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 क्या है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या है 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हमारा 2/5 है, यहाँ पे गलती हो गई, ये 2/5 आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 हमारा है 3/5। ठीक है, इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होने के बाद आंसर आएगा 21/40। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, समझ में आया ये कंसेप्ट अच्छे से।
कि इंडिपेंडेंट इवेंट थे हमारे पास, 2 बैग थे, दोनों के दोनों आपस में इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट थे, दो बैग थे, एक बैग 1 और एक बैग 2, दोनों में से एक एक बॉल निकलनी है। तो कितने तरीकों से निकल सकती है कि भाई बोला है कि दोनों में से एक एक बॉल निकलनी है, एक रेड होनी चाहिए एक ब्लैक। तो हमने माना पहले बैग से रेड निकले दूसरे से ब्लैक, या पहले से ब्लैक दूसरे से रेड, 2 केस बना के हमने इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर करके जाना पेपर के लिए, वो और मैं आपको समझा देता हूं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं डिफाइन करता हूं। देखो ये अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सीबीएसई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चंस की। देखो क्या गिवन है, ए एंड बी थ्रो ए कॉइन अल्टरनेटिवली, कोई भी 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, तो एक तरह से 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास, ठीक है। थ्रो ए कॉइन अल्टरनेटिवली मीन्स, थ्रो ए कॉइन अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या है कि जैसे मैं हूं, एक और कैंडिडेट है यहाँ पे, मैं पहले कॉइन को थ्रो ए कॉइन मीन्स कॉइन को एक तरह से उछाल रहे हैं, ठीक है। मैंने कॉइन को उछाला, फिर इसकी बारी आई, इसने कॉइन को उछाला, फिर मेरी बारी आई, मैंने कॉइन को उछाला, फिर इसकी बारी आई, इसने कॉइन को उछाला। अल्टरनेटिवली मीन्स पहले मैं फिर ये, फिर इस टाइप से। तो वन ऑफ देम गेट ए हेड एंड विंस द गेम, मान लो उनमें से कोई भी एक के पास जैसे ही कोइन उछाला तो हेड और टेल में से हेड आया, वो गेम जीत गया, गेम वहीं पे खत्म हो गया, भाई तू जीत गया है, ठीक है। मेरे पास अगर हेड आ गया तो मैं गेम को जीत जाऊंगा, गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, उनकी रेस्पेक्टिव मींस ए अगर गेम को जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर बी अगर गेम को जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो आराम से। क्या गिवन है हमारे पास कि 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, अगर हेड आता है तो वो कॉइन को जीत जाते हैं। मान लो कि ए इवेंट में हूं मैं, अगर मैं किस तरीके से जीत सकता हूं, देखो मैंने कॉइन लिया, पहले उछाला, स्टार्टिंग में हेड आ गया, मैं जीत गया, गेम वहीं पे खत्म। बट दूसरा केस ये भी हो सकता है ना कि मैंने उछाला, अब मैं मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, तो दूसरा उस केस में हमेशा हारेगा, ठीक है। सेकंड ये भी तरीका हो सकता है कि मैंने कॉइन उछाला और मैं हार गया, स्टार्टिंग हार इन द सेंस मेरा हेड नहीं आया, फिर उसकी बारी आएगी, उसने कॉइन उछाला तो मैं जीत रहा हूँ इस केस में, तो उसको तो हराना ही पड़ेगा, उसका हेड नहीं आया, फिर मेरे पास फिर अल्टरनेट मींस मेरे पास फिर से कॉइन आया, फिर मैंने कॉइन को उछाला, फिर हेड आ गया, तो मैं जीत सकता हूँ, जीत गया। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग मैंने उछाला, हेड नहीं आया, फिर उसकी बारी उस हेड नहीं आया, फिर मैंने उछाला, हेड नहीं आया, फिर उसकी बारी हेड नहीं आया, फिर उस अगले केस में फिर मेरे पास कॉइन आ गया, फिर मैं उछालता हूं तो हेड आ गया, तो मैं जीत जाऊंगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर इस गेम को जीतता है तो ए कौन कौन से नंबर के ऊपर ए के पास हेड आ सकता है, कि स्टार्टिंग में हेड आ जाए, या तीसरी बार में ए के पास कॉइन आएगा तो हेड आए, या 5वीं बार में ए के पास कॉइन आए तो हेड आए, बाकी बी क्या रहेगा उसमें हारता ही रहेगा, मींस उसके पास क्या नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा। तो ऐसे हम ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। फिर ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी जैसे ही आपने फाइंड कर ली तो बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1 में से ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो इस केस में पहले हम इवेंट कंसिडर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इवेंट कंसिडर करता हूं कि लेट ई बी द इवेंट दैट ए थ्रो एंड गेट हेड, ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट ए थ्रोज ए हेड, मींस ए ने थ्रो किया और हेड आया। एफ बी द इवेंट दैट थ्रो, E be the event that A throw, और F be the event that B throw A head, ठीक है। ओके, तो A अगर हेड, A थ्रो करने पे हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी, एक कॉइन उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1/2। हेड ना आए तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, वो होगी 1 - 1/2, वो भी क्या आ जाएगी 1/2। अगर एफ थ्रो करता है कॉइन को और हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, और एफ बार का मीनिंग क्या, हेड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2, 1 - 1/2। नाउ ए अगर अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी थ्रो कॉइन, अब ए अगर थ्रो करता है और हेड आ जाता है तो ए क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ए विन इफ
ही थ्रो, अगर ए जीतता है, इफ ही थ्रो हेड इन कौन कौन से केस में, मैंने अभी बताया था कि स्टार्टिंग में हेड आ जाए ए के पास, फिर बी के पास, मतलब स्टार्टिंग में एक तो पहले क्या है कि स्टार्टिंग में ए जीत जाए, ए के पास हेड आ जाए कोइन उछालते ही। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि ए ना जीते, बट हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करें, तो उसमें बी को हराना ही है, बी के पास हेड आएगा ही नहीं। तो सेकंड केस क्या हो सकता है कि ए के पास हेड ना आए, बी के पास भी हेड ना आए, फिर कोइन घूम फिर के ए के पास आ गया तीसरी बार, फिर हेड आ जाए, तो थर्ड नंबर पे हेड आए, या फिर फिफ्थ नंबर पे हेड आए, या सेवंथ नंबर पे। तो नाउ ए विन इफ ही थ्रो हेड, ए अगर जीतता है तो ही थ्रो हेड इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ थ्रोज। पहली बार में जीत जाए, फिर सेकंड, दूसरा केस ये भी हो सकता है तीसरी बार में जीते या पांचवी बार में। समझ में आ गया ना कैसे जीत रहा है कि, ठीक है। एंड बी, उस टाइम बी क्या करेगा, उस टाइम बी डज नॉट थ्रो हेड, बी के पास हेड नहीं आएगा इन बिटवीन दीज, बी डज नॉट थ्रो हेड इन बिटवीन द थ्रो, इन बिटवीन दीज थ्रो, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, प्रोबेबिलिटी दैट ए विन, वो हम पहले ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ए जीते, तो वो क्या हो सकती है, उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर जीतता है। ए कैसे जीतेगा, जब ए कोइन को उछाले या थ्रो करे तो हेड आए, तो उसको हमने E1 से ई से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या है कि पहली बार में ही ए जीत जाए, पहली बार में ही हेड आ जाए, और पहली बार में हेड ना आए जिसको हम ई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ, बी के पास गया कोइन, और अगर बी के पास कोइन गया, बी के पास हेड नहीं आया, तो उसको हम एफ बार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी को भी नहीं जिताना क्योंकि ए को जिता रहे हैं। फिर तीसरे बार में ए जीत जाए, या ई एफ बार, फिर ई नहीं जीता, एफ नहीं जीता, फिर ई जीत जाए, या ई नहीं जीता, मतलब ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, सी भी नहीं जीता गेम को, ना सी नहीं ए, सॉरी ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर से ए नहीं जीता, बी भी नहीं जीतता है उस गेम को, और फिर से ई नहीं जीतता, मतलब ए नहीं जीतता और बी नहीं जीतता, फिर लास्ट में ए आ जाए, मीन्स और नंबर पे ए जीत रहा है इसमें, ठीक है। इस टाइप से केसेस चलेंगे, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि कितनी देर तक, मतलब ए अगर ए थ्रो करता है, हेड आता है तो ही गेम जीतेगा। तो अल्टरनेट कितने केसेस बन सकते हैं, इनफाइनाइट केस बन सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सारे के सारे केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एफ बार ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एफ बार ई एंड सो ऑन, ओके। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको देखो ये तीनों इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एफ बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सभी की वैल्यू पुट कर दो, सभी की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/2, नेक्स्ट केस को मैं 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2, उससे अगले केस को 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2, उससे अगले केस को 1/, इस टाइप से एंड सो ऑन, इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो देखो ये किस टाइप की एक सीक्वेंस या सीरीज बन गई, ये सीक्वेंस जो है वो है जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उनका सम करना है अप टू इन्फिनिटी टर्म। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2 का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो हमारा क्या आ गया आर। और आप लोगों को पता है कि कोई भी जीपी है उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड करोगे, जब आर की वैल्यू क्या हो लेस देन 1, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है a/1 - r, ओके। और इसमें a क्या है हमारा, a है हमारा इस केस में 1/2, और r जो है वो है 1/2 का स्क्वायर। तो इनका सम करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, a/1/r, तो a क्या है 1/2 अपॉन a/1 - 1/2 का स्क्वायर, ओके, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से।
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस और मिल जाएंगे आपको एलिमेंट वगैरह की बुक में, तो वो क्वेश्चंस भी आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करनी है, कम से कम 2 क्वेश्चन इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे कि इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जीपी का यूज हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं, तो इस फॉर्मूले का भी यूज हो रहा है, ठीक है। और मेन कंसेप्ट क्या था कि ए अगर जीतता है गेम को तो एक बात और, ए अगर हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए और बी कैसे जीतेगा, तो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, तो अगर बी अगर इस गेम को जीतता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन दिस गेम, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ठीक है। तो 1 माइनस 2/3 और ये आ जाएगा 1/3। अगर बी इस गेम को जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। ए अगर इस गेम को जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। क्लियर है ये बात? ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, और ठीक है, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस पे। तब तक बाय बाय, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसको प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दूंगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। ओके, तब तक बाय बाय, थैंक यू।